Very good morning, student. This is the second chapter of macroeconomics, MACRO, macroeconomics, chapter 2, money and banking. इससे पहले हमने अलग इंडियन इकोनॉमी के 5 चैप्टर देखे, पॉवर्टी तक हमने देखा, लेकिन अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम, उसके कॉन्सेप्चुअल हमने बाद में शुरू करना है। पहले हमें मनी एंड बैंकिंग को देखना है, क्योंकि आपको मिड टर्मिनल में इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको मिड एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से समझिए। ओके, एक वन बाय वन कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, आप उसको अच्छे से समझिए और उसको लर्न करें। This is the second part of the chapter money and banking. Measures of money, मुझे बताओ कि क्या होता है मेजर्स ऑफ मनी। करेंसी विद द पब्लिक मेजर्स ऑफ सप्लाई M1। क्या हम M1 क्या है, M2 M3 M4, हमने कितने काउंट किया है, M1 M2 M3 M4। तो हमें ये हम इससे काउंट करते हैं मनी को, मतलब मेजर्स ऑफ मनी। देखो, करेंसी विद द पब्लिक मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1, जो लोगों के पास है, मतलब बैंक प्लस लोगों के पास, DD प्लस OD। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट प्लस OD मतलब अदर डिपॉजिट, इन दोनों को मिला के बनता है M1। सो अदर डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। डिमांड डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड वगैरह सभी में। डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक विद गवर्नमेंट, एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। इन तमाम चीज़ों को जो मेजर करते हैं, हम रुपीज़ को वहाँ पे काउंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि CC कॉन्सेप्ट क्या। आपको पता है कि क्लास 12 में CC कॉन्सेप्ट 100% पूछा जाए। CC का मतलब होता है कम्युनिटी टू कम्युनिटी। CC का मतलब कम्युनिटी टू कम्युनिटी, मतलब क्या होता है, सिंपल बात है, इसे बार्टर सिस्टम कहता है। CC का मतलब होता है कम्युनिटी टू कम्युनिटी गवर्नमेंट और इकोनॉमी, वस्तु टू वस्तु, मतलब गुड्स टू गुड, इसे हम बार्टर सिस्टम भी कहलाते हैं। तो CC इकोनॉमी इज रेफर टू इकोनॉमी विच इज कमोडिटी आर एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटी। चीज के बदले, मतलब पेन के बदले बुक, बुक के बदले गेहूं, गेहूं के बदले अनाज, मतलब सब्जी के एवज में कुछ अलग चीजें। तो ये क्या है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी है, गुड्स टू गुड, इसे डिफाइन आप इकोनॉमी कह सकते हो। इसे आर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विच इज गुड, आर री एक्सचेंज ऑफ आर गुड। क्या कहना है, री एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, री एक्सचेंज कमोडिटीज इन विच गुड आर री एक्सचेंज ऑफ अ गुड। सो क्या होता है, मुझे बताओ, एक नई कॉन्सेप्ट भी आपके बुक में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ द मनी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ द मनी। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मीन दैट गुड्स इज प्रेजेंट possession of two different individuals are needed to each other of the same time। क्या होता है कि मुझे बताओ, what do you mean by double coincidence of the want? इंसान की दोगुनी जरूरत क्या है। Double coincidence of want mean that goods in possession of two different individuals are needed by each other at the same time। क्या होता है, दो पर्सन है, A एंड B पर्सन है। A को देखो, A को अनाज चाहिए, मतलब एक को अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए अनाज चाहिए, B को कपड़ा चाहिए, C को अलग चीजें चाहिए। तो अब वो अलग अलग डिमांड है, और इन तीनों को, जब पहला वाला ये पर्सन है उसको अनाज चाहिए लेकिन कपड़ा नहीं चाहिए, और दूसरे वाले के पास अनाज है लेकिन वो कपड़ा चाहता है, उसके पास कपड़ा होना है। तो ये चीजें जो इंडिफरेंस नजर आता है, उस इंडिफरेंस की सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ द मनी कहलाते हैं। क्या होता है कि व्हाट इज अ फिएट मनी, एक डेफिनेशन आती है, एक मार्क क्या 100% याद रखना। फिएट मनी रेफर टू मनी बैक विद द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी आपके पॉकेट में पैसे हैं, जो भी आपके पॉकेट में रुपीज है, 100 रुपये, 200 रुपीज, 100, 50 रुपए, 10 रुपए, जो भी नोट आपके हाथ में है या जो भी कॉइन है,
वो कॉइन गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करती है, उसमें लिखा होता है कि मैं अदाता को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, या जो भी इसमें रखेगा उसको मैं 100 रुपया देने का वचन देता हूँ। RBI गवर्नर के उसमें साइन होती है। तो ये चीजें क्या है, गवर्नमेंट ऑथराइज है, और जब ऑथराइज पेज होता है तो उस सभी ऑथराइज पेजेस को या ऑथराइज रुपीज को हम फिएट मनी कहते हैं। Fiat money refers to money back with the order authority of the government। इसमें ऑर्डर लिखा होता है कि मैं धारक को 200 रुपया, धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ वगैरह सब लिखी होती है वो चीजें। फिडुशियर ऑफ मनी में इज मनी बैक विद द म्यूचुअल ट्रस्ट बिकॉम द पेयर ऑफ द पे। म्यूचुअल ट्रस्ट खासकर जो फिडुशियल मनी इज मनी बैक विद द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। जैसे आपको मालूम है चेक में दो लोग होते हैं, एक पेई होता है और एक पेयर होता है। पेई और पेयर, जो पेयर है उसको पे करने वाला और पेई उसको एक्सेप्ट करने वाला, इन दो पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। जैसे मैंने चेक लिखवा के दिया, वो चेक उस पर्सन को दिया, मतलब वो भी एक रुपीस ही माना जाता है, क्योंकि वो दोनों के बीच में डील है और उसमें बैंक क्या कहती है, उस डील को पूरा करती है। मतलब यहाँ से चेक तुमने उसको दिया, नाम कर दिया, तो वो चेक उनके नाम हो गया। अब चेक नाम हो गया तो ऑब्वियसली उनकी सब चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो उसको हम फिडुशियरी मनी कहते हैं। क्रेडिट मनी इज विच मनी इज वैल्यू फेस टू मोर देन कमोडिटी वैल्यू। बस इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाते हैं। मतलब क्या, क्रेडिट मनी इज मनी ऑफ विच मनी वैल्यू फेस वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, जमा हुए, तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ATM एक प्लास्टिक मनी भी कहलाता है। और क्रेडिट मनी क्या होता है, इज द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू फेस वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू इज इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे आपने एक सिंपल बात बता रहा हूँ, क्रेडिट मनी का एक सिंपल एग्जांपल है IPO, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंडियन पोस्टल ऑर्डर में वहां पे 100 रुपया लिखा होता है और 5 साल के बाद इस कागज की कीमत 100 की जगह पर 300 रुपए मिलेंगे। मतलब 100 रुपए में आपने IPO खरीदा और 3 साल के बाद उसको 300 रुपए पाए, तो वो क्या है, क्रेडिट मनी माना जाता है कि वो अगले साल अपना क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। रुपीज कितने दिए तुमने, 100 रुपए, लेकिन वो 3 साल के बाद उसी 100 के कितने क्रेडिट हुए, 200। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, उस कागज का बढ़ता है। तो उस जो आपने 100 रुपए में IPO खरीदा, तो बाद में 10 साल के बाद आपको 300 रुपए में मिला। तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। कंसेप्ट ऑफ टाइप ऑफ मनी, कुछ और भी कंसेप्ट है, जैसे डिफाइन हाई पावर मनी। ये भी डेफिनेशन एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। हाई पावर मनी रेफर टू मॉनेटरी बेस ऑन बेस मनी इन द कंट्री। क्या होता है कि हाई पावर ऑफ मनी, ये भी एक कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछी जाती है। कैसे, हाई पावर मनी refers to monetary base or base money in the country। इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, जरा इस पे भी ध्यान दो। सी मतलब करेंसी। आज जितने भी अपने पॉकेट में मनी है, भारत के हर नागरिक के पॉकेट में जितना मनी है उसको हम करेंसी हेल्ड ऑफ पब्लिक कहते हैं। हमारे जितने पॉकेट में मनी है, हर पर्सन के पास जितने 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 100, 1000 रुपए, 1000 रुपए जो जमा है, उस जमा हुए पैसे को हम करेंसी हेल्ड इन पब्लिक कहते हैं। वर्ल्ड वॉश इन कमर्शियल बैंक। और हमारी आज भी आपको पता है कि हर एक पर्सन का जो पैसे है वो पूरे पैसे तो साथ में नहीं रखते, वो बैंक में भी रखते हैं। तो अगर मान लो कि अपने अकाउंट में 40,000 रुपये और तुम हाथ में 5,000 निकाले बैंक से और 35,000 रुपये बचे, तो टोटल कितने हुए, 40 ही माने जाएंगे, क्योंकि 5,000 तुम्हारे कैश पब्लिक करेंसी हेल्ड इन पीपल एंड 35,000 रुपये बैंक अकाउंट में है, तो उसको कहते हैं वर्ल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक। और दूसरा कैश रिजर्व फॉर कमर्शियल बैंक। इसमें एक और चीज जुड़ती है, कैश रिजर्व फॉर कमर्शियल बैंक। आपको मालूम है कि कमर्शियल बैंक क्या करती है, कैश रिजर्व करती है अपने लिए। उन तमाम रिजर्व मतलब क्या होता है कि जो अभी बैंकिंग कर्जा देते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके पास कुछ चीजें रिजर्व रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक लोग तो नगद नहीं लेते हैं, हर एक लोग कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ लोग
अपनी नगद लेके वहाँ पे मतलब वहाँ पे कर्जा उठा के या अपने पैसे अकाउंट से बार बार उनको जरूरत पड़ती है, तो इनकी जरूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक रिजर्व जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपनी कैश को रिजर्व करते हैं, जिसे हम CRR कहते हैं। मनी सप्लाई की डेफिनेशन हम आज पढ़ रहे हैं कि मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी, money supply refers to total quantity or stock of money available in the economy at a one time point of time। money supply क्या है कि भारत एट ए टाइम, मतलब क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ऑफ मनी, कितने रुपए स्टॉक है आपके पास अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट वन टाइम, एक साल के अंदर आज लोगों के पास कितना पैसा अवेलेबल है, उस पैसे के आधार पर मनी सप्लाई को डिक्लेयर किया जाता है। अब सिंपल बात है, मतलब तुम्हारे पॉकेट में पैसा है तो तुम कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे, और ये माना जाता है कि वो खर्च करने के हैं, भले ही वो 1 साल या 2 साल या 5 साल तक खर्च करो। लेकिन आज अपने मान लो सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 40,000 रुपये आपके अकाउंट में है और आप खर्च कर रहे हो, और उसमें से 20,000 खर्च किया, और ये सरकार तो मान रही कि आपके पास 40,000 है, तो वो कहीं ना कहीं आप खर्च करोगे, तो वो सप्लाई मनी माना जाता है। जो आपके पास रिजर्व मनी है वो सभी पैसे सप्लाई मनी के रूप में काउंट होते हैं। तो क्या डेफिनेशन है, सप्लाई मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी, क्या है, टोटल क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट वन टाइम, कितने पैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उन तमाम पैसों को टोटल नंबर जो जुड़ा जाता है हम उसको मनी सप्लाई कहते हैं। राइट, द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, क्या कंपोनेंट है भाई, सबसे पहला करेंसी विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट, इसमें CLR SLR बैंक रेट वगैरह सब चीजें आती है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी चीजें जुड़ती है। जैसे आपको ये भी मालूम है कि LIC में भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, आपको मालूम है कि आप कई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वो तमाम चीजें जो अदर डिपॉजिट है वो भी एक डिपॉजिट ही माना जाता है। फिक्स रेट में आप पैसे जमा करते हो, लॉकर खुलवाते हो बैंक में, तो ये तमाम चीजें जो है अदर डिपॉजिट में आती है। Who are suppliers in money India? कौन सप्लाई करता है भाई इंडिया में? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री एंड कमर्शियल बैंक, ये 3 लोग हैं जो पूरे देश में मनी सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री जो देश की गवर्नमेंट है वो, दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज लाया था उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 लाख करोड़ रुपए सरकार को दिए थे। द कमर्शियल बैंक में ये भी है कि जैसे SBI, UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, कैनरा बैंक, जो बैंक के टाइप है गवर्नमेंट की, वो सारी बैंक इसमें लोगों को पैसा प्रोवाइडेड करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए मनी सप्लायर इन तीनों को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आया हु आर सप्लायर्स ऑफ द मनी इन इंडिया, तो तीनों ऑप्शन दिखे तो ऑल इन ऑल ऑप्शन में क्लिक करना है, जो बहुत जरूरी है। देश की मॉनेटरी सिस्टम कैसे चलती है उसके बारे में बात करते हैं। देश की मॉनेटरी सिस्टम है द फॉर्म ऑफ मनी विच इज सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, वे टू ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। आज भी मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी इंडियन IMF को चलाने के लिए, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रूल वो लागू किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपनी बहुत कारगर भूमिका अदा करती है। इंडिया इज यूजिंग पेपर करेंसी, फिलहाल इंडिया अपने यहाँ पे कॉइन की जगह पर पेपर करेंसी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन कॉइन की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपर लेवल में मनी का जो रुपीज़ का वो इतना उपयोग नहीं होता है, लेकिन लो लेवल पे कॉइन्स का इस्तेमाल होता है। और इन सभी जो इंडिया यूज करता है पेपर करेंसी एंड कॉइन मेटल के। अकॉर्डिंग टू इंडियन मॉनेटरी सिस्टम डिस्क्राइब एज अ पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी अभी इंडिया में जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम IMS, ये एक भारत की बहुत मजबूत जो स्थिति है वो डिक्लेयर करता है, और वो खासकर पेपर करेंसी का स्टैंडर्ड डिक्लेयर करता है।
पेपर करेंसी इज नॉट इंक्लूड इन द यूज ऑफ मेटल कॉइन। खासकर पेपर करेंसी में मेटल कॉइन का जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। बोथ मेटल एंड कॉइन, पेपर नोट्स और क्रेडिट मनी इन इंडिया। अब देखिए बोथ मतलब क्या होता है कि जो पेपर करेंसी डज नॉट इंक्लूड द यूज ऑफ मेटल कॉइन। पेपर करेंसी में मेटल कॉइन का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर टोटल करेंसी की बात करते तो मेटल कॉइन्स एंड पेपर नोट्स आर क्रेडिट मनी इन इंडिया। जो मेन पॉइंट्स है, पेपर नोट्स एंड कॉइन आर क्रेडिट मनी इन इंडिया, इसको क्रेडिट मनी माना गया है। ऑलरेडी डेफिनेशन आप फर्स्ट पीरियड में पढ़ चुके हो। The only differences in that while coins are small denomination, paper notes and large denomination। ये बहुत अच्छी बात है कि ओनली डिफरेंस इन व्हाइल कॉइन और स्मॉल डिनोमिनेशन एंड पेपर नोट्स आर स्मॉल डिनोमिनेशन, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। कॉइन्स इन इंडिया आर लिमिटेड इन लीगल टेंडर। आज भी अपने देश में जो कॉइन है वो लीगल टेंडर माने जाते हैं। पेपर नोट्स इन इंडिया अनलिमिटेड लीगल टेंडर। पर पेपर नोट्स के बारे में जो अभी डिसीजन लिया है वो बहुत ही पावरफुल डिसीजन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेपर नोट्स इन इंडिया आर अनलिमिटेड लीगल ऑर्डर और अनलिमिटेड लीगल ऑर्डर, ये सबसे जो लीगल ऑर्डर है वो उसको माना जाता है, लीगल टेंडर माना जाता है कॉइन्स को। इट मीन्स दैट कॉइन कैन बी यूज्ड एज सेटल पेमेंट ओनली विद लिमिटेड वैल्यू। पेपर नोट्स कैन बी एंटायर सेल्फ सेटल पेमेंट फॉर यूनाइटेड वैल्यू। अगर फुल बॉडी मनी की बात करते हैं तो एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, मेरा इक्वेशन उसको लर्न अच्छे से करें। मनी वैल्यू इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू क्रेडिट। खासकर इट मीन द कॉइन एंड यूज द सेटल पेमेंट, लिमिटेड पेमेंट ऑफ अनलिमिटेड वैल्यू। फुल बॉडीड मनी ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूँ। मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू क्रेडिट एंड मनी, इसका देखो मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू से मनी वैल्यू क्या रहता है, कम दर्जा आका जाता, मतलब कमोडिटी वैल्यू से मनी वैल्यू बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, उसका जो रेशियो ज्यादा रहता है। और मनी वैल्यू को ही कमोडिटी वैल्यू क्रेडिट कहते हैं। एक मार्क के लिए याद रखना इन चीजों को। ओके, सो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये 5 मार्क के लिए कंफर्म आने वाला क्वेश्चन है, जैसे कि तैसा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, और 100% एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि उसको कैसे आना। अभी उसको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझ ले और उसको समझ ले। देखिए क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है कि कितने परसेंट हम उसको कर ले, 10% अपॉन 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10। ओके, सो क्रेडिट। द मनी सप्लायर इज द इकोनॉमिक इंक्रीजेस। जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई the economy will be increase the amount of credit multiplier। जितना भी आपने अमाउंट के, जैसे आपको मालूम है कि एक बैंक में आपने 500 रुपए रखे और उस 500 रुपए के 2500 रुपए हो गए, तो वो कैसे हो गए, कितना गुना मल्टीप्लायर, 5 गुना। मतलब आपकी अमाउंट रखने के बाद बैंक ने उसको कितनी बार इस्तेमाल किया, कितने कस्टमर के साथ उनके व्यवहार किया, उन सभी चीज़ों को काउंट करने के लिए हम मनी क्रिएशन करते हैं। मनी बैंक, और मनी क्रिएशन खासकर कमर्शियल बैंक ही कर पाती है। तो उसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। देखिए, इट विल बी मेक अजम्पशन, कुछ चीजें अजम्पशन करो कि ऑल बैंक इन 1 यूनिट, सभी बैंक एक 1 यूनिट है, एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड थ्रू बैंक। सभी ट्रांजेक्शन, 2 आपको अजम्पशन मानना पड़ेगा, तब जाके वो आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको 2 चीजें एग्जाम में लिखनी है। एक, ऑल बैंक आर 1 यूनिट, सभी बैंक एक 1 यूनिट माने गए हैं, और दूसरा, ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड थ्रू बैंक।
जो बैंकों के थ्रू ही उसको माना जाता है। इनिशियल डिपॉजिट, अभी ये मान लो कि अपने बैंक में 10,000 रुपये रखे और आपको बोला गया कि 10,000 रुपये, और उस बैंक का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब वहाँ के जो बैंक के लोग डेली यूजेस करने वाला जो पैसा है वो 10% है, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने बैंक में रखे हुए पैसे उसी दिन तो निकालता नहीं है, कुछ दिनों तक वो ज़रूर वेट करता है, जब ज़रूरत पड़े तो पैसा निकालता है। तो ऐसी चीज़ों में 10,000 माना जाता है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट प्रपोज ऑफ 10%। अब मान चलो कि 10% ज़रूरत है बैंक को, और 90% वो अमाउंट उसका इस्तेमाल कर सकती है। चलो देखें क्या होता है। 10,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट है और 10% क्या है अपना रिजर्व रेशो है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। देखो सबसे पहले मैंने आप उस एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 10,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट है। इनिशियल डिपॉजिट मतलब आपने बैंक में रखे हुए पैसे 10,000 रुपये, और आपकी ज़रूरत है 10%, मतलब लगभग आप 10,000 रुपये रखते हैं और आपकी ज़रूरत है केवल 1,000 रुपये। तो 9,000 रुपये जो है, 9,000 रुपीज़ जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बैंक उसका इस्तेमाल करेगी। कैसे इस्तेमाल करेगी, कैसे निकालेगी और कितना परसेंट होगा, इसके बारे में बात हो रही है। ऐसे एग्जाम्पल में आता है, इनिशियल आपको एग्जाम में अमाउंट दिया जाता है और उसका परसेंटेज दिया जाता है। आपको इस पॉइंट को इस न्यूमेरिकल में ऐड कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में बात होती है। देखिए, क्रेडिट क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट जो है क्रेडिट क्रिएशन निकालने का आसान क्या है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू LRR अपॉन 1। इनिशियल डिपॉजिट इनटू LRR अपॉन n। LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशो, कितना परसेंट है, 10% रेशो है। ओके, हमारा LRR कितना है, देखा हमने बताया था ना, LRR कितना है 10%, जो हमारी डेली जरूरत है उसका LRR 10% है, और इनिशियल अपॉन कितना है 10,000 है। तो इक्वेशन में डालो बस, ये 10,000, तो इसको इंटू 0.110 110,000, और 110,000 को फिर 1 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है कि 1,000, मतलब 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। मतलब हमने कितना अमाउंट किया, उसको अगर इंटू करोगे, इनिशियल अमाउंट, अगर इनिशियल अमाउंट कितना था हमारा 10,000 को इधर इंटू करने के बाद हमें मिलता है कि वहाँ पे LRR 10% है, तो उसमें एक और जीरो बढ़ता है, तो मतलब 10,000 से वो कितना इम्प्रूव हुआ है, 1 लाख में हुआ है। अब एज यू नो दैट मनी मल्टीप्लायर LRR 1, so money multiplier 0.11 and which time is a 10 टाइम, और ये पैसे चलते हैं कम से कम कितने 10 टाइम वो रिपीट अमाउंट होता है। सो 10 टाइम रिपीट होता है एंड इट इज अ मनी मल्टीप्लायर इज अ 10 टाइम ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। हो गया, बात खत्म। तो दिस इज द ओवरऑल ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द chapter money and banking. Okay, so class 12 money and banking, this is the second part of the chapter. You learn easiest way and understanding way. अब इसको अगर और समझना है तो पार्ट 1 का वीडियो अच्छे से देखिए, उसको समझिए, बाद में आपको सेकंड पार्ट का वर्ड भी अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए आप इसको लर्न करके रखें।